हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर हिम। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2024 का वायरल पेपर करने वाले हैं। ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका पेपर 7 मार्च को होने वाला है। इसी पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा। 100% यही पेपर आएगा आपका 7 मार्च 2024 को। आप ये वाला कोड याद रखना कि 825 BQ, यही वाला कोड आपको देखने को मिलेगा। आपको मुद्रित प्रश्नों की संख्या 11 होगी। अनुक्रमांक यहाँ पे डाल देना और यहाँ पर अपना नाम डालना, जो भी आपका अनुक्रमांक हो 1 2 3 से लेकर जितना भी। और यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम डाल देना, जिससे कि मैं नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, यही पेपर आपको वायरल पेपर देखने को मिलेगा 2024। ठीक है, 7 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 7 मार्च का हुबहू आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेना। आपके जो पूर्णांक होगा 70 नंबर इस बार जो है पक्के होने वाले हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा 100% वायरल पेपर है। यही आपका आएगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिए। सभी प्रश्नों को हल सहित में कराने वाला हूँ, फुल सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो बस आप लोग अंत तक बने रहिए। इसके बाद जो सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ लेना। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न क्या हैं आपके अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आपको खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ठीक है, खंड बा में 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे, उसके सम्मुख अंकित होंगे। तो क्या है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। और जो प्रश्न ना आता हो उस पर आप समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे से साफ साफ राइटिंग में लिखना है। जो प्रश्न आपको ना आता हो वो आप छोड़ सकते हो, छोड़ना नहीं है बल्कि उसको बाद में बना के लिख देना है। क्योंकि आपको लिखाई का अगर 1 भी नंबर मिल गया, ठीक है, तब भी आपका अच्छा खासा काम हो सकता है। ठीक है, जो भी आपने अपना टारगेट बनाया। तो बिल्कुल ये वायरल पेपर है 100%। 7 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला। चलिए हम चलते हैं अपने पहले खंड आ की तरफ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखो, खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपके 20 अंक के होंगे। तो जो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? 1 अंक का है आपका। सभी प्रश्नों के अंक आपको उसके सम्मुख देखने को मिल जाएंगे। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली। तो आप सभी जानते हो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ वो किस देश से हुआ? तो वो हुआ आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा सवाल, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था? ठीक है, तो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपको और 1 अंक का है। ठीक है, तो नेपोलियन का संबंध किससे था? तो याद रखेंगे वो था आपका फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसके बाद तीसरा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? नेपोलियन, ऑटोबान, बिस्मार्क, ज्यूसेppe, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो आप सभी जानते हो वो थी आपकी ऑटोबान और बिस्मार्क की। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसकी थी आपकी जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका? तो वो थी आपकी ऑटोबान बिस्मार्क की। तो चौथा प्रश्न बोला गया कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1814, 1815, 1816 और 1817। जो नेपोलियन आपका बोनापार्ट था उसकी पराजय जो कब हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसकी पराजय हुई थी आपकी सन 1815 में। ये डेट आप याद रखना। अगर प्रश्न आए तो आप अच्छे से आसानी से टिक कर सकते हो कि जो नेपोलियन की पराजय हुई थी वो 1815 में हुई थी। चलिए पाँचवा, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो आप सभी जानते हो किस तरह सा था। वो था आपका असीमित राजतंत्र। कौन सा था आपका? असीमित राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद छठवां प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में ये कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। 1 अंक का है। काबूर, बिस्मार्क, मैथ्सनी, मैटरनिक। तो किसका है ये कथन कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये किसका कथन था? तो ये था आपका मैटरनिक। याद रखना आप लोग, किसका कथन था? आपका मैटरनिक का कथन था। 7वां बोला गया कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है।
ये किसका है, ये कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बाल गंगाधर तिलक। तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका है? ठीक है, तो आप सभी बच्चों सही आंसर कर रहे हो, किसका है? तो ये है आपका महात्मा गांधी जी का, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप सभी। किसका है? महात्मा गांधी का। इसके बाद 8वां, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। रोलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी की घटना। ठीक है, तो बताइए असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण तो ये था कि रोलेट एक्ट। क्या था आपका? रोलेट एक्ट। तो मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी और प्रोवाइड करा देता हूँ। रोलेट एक्ट आपका कब हुआ था? तो याद रखना 1919 को हुआ था आपका रोलेट एक्ट। कब हुआ था? 1919। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1914 को हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना खिलाफत आंदोलन हुआ था आपका जनवरी। ठीक है, जनवरी कब हुआ था? 1921 में हुआ था आपका खिलाफत आंदोलन। चोरा चोरी की घटना तो याद रखेंगे ये कब हुई थी आपकी? 5 फरवरी 1922 में। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई थी। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे सबने अवज्ञा आंदोलन, क्या पूछ ले? सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, सभी पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी याद रखेंगे आप लोग। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आप सभी जानते हो ये हुआ था आपका 1942 में। कब हुआ था? 1942। अगर आपसे पूछ ले असहयोग आंदोलन, क्या पूछ ले? असहयोग आंदोलन, तो याद रखेंगे जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये सब महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन है। असहयोग आंदोलन तब ये हुआ था आपका 1919 में। ठीक है, जो रूलेट एक्ट था वही आपका असहयोग आंदोलन भी था। क्लियर हुआ? चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में INC भी बोलते हो, इंडियन नेशनल काउंसिल भी इसे बोल देते हो। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1885 में। याद रखना आप लोग। ठीक है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934। तो बताओ आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था आपका 1929 में। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? 1929 में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो आप सभी जानते हो क्या है? अत्यधिक सिंचाई। क्या है? अत्यधिक सिंचाई। कभी कभी इसका आंसर अति पशुचारण होता है, बिल्कुल गलत आंसर है ये। अत्यधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है आपका पंजाब में। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है आपकी गुजरात। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। ठीक है, चलो, निम्न में से अजैविय संसाधन है, यानी जिसमें जीवन नहीं है। चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ। तो अजैविय का मतलब क्या होता है? जिनमें जीवन ना हो दोस्तों। क्या होता है? जिनमें जीवन ना हो। समझ गए आप लोग? देखो, पशु में भी जीवन होता है, मछलियों में भी, पौधों में। किसमें जीवन नहीं होता? आपका चट्टानों में। ठीक है, इसके बाद हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। तो हरा सोना किसे कहा जाता है? जिसमें हरियाली हो। तो हरियाली किसमें होती है? आपकी प्राकृतिक वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 15 निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, जौ, रबड़। तो कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो ये आपको बताना है। जूट, कॉफी, जौ, रबड़, बताओ। ठीक है, तो क्या है आपकी रेशेदार फसल? तो याद रखेंगे वो है आपकी जूट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 16वां, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो आप सभी जानते हो जो सीढ़ीदार खेती की जाती है वो की जाती है आपकी उत्तराखंड।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। इसके बाद 17, एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। तो एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तो ये आपको बताना है। बताओ फटाफट इसका सही आंसर क्या कर रहे हो आप लोग। एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइड का मतलब होता है कोयला। किससे है आपका? कोयला। ऑप्शन नंबर डी। 18, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का कौन सा परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। परंपरागत स्रोत, ठीक है। जो परंपरागत स्रोत है वो है आपका कोयला। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परंपरागत स्रोत जो है ये कभी ना कभी भविष्य में खत्म हो जाएंगे, तो वो है आपका कोयला। ज्वारीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, पवन ऊर्जा भी, सौर ऊर्जा भी, ये कभी खत्म ना होने वाले हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। तो वो है आपका कोयला। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका। तो कहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है? तो आप सभी जानते हो, तो वो है आपका भारत। भारत में आपका संघात्मक शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? ठीक है, एक अंक का है 20, 21, 22, 23। तो 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आप याद रखेंगे 22 भाषाओं को मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग करेंगे खंड बा। कितने अंक का है आपका? 50 अंक का है। वर्णनात्मक प्रश्न है, उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के परिणामों का उल्लेख कीजिए। 4 अंक का पूछा जाएगा, फटाफट इसको तैयार कर लेना। अथवा मुद्रा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? ठीक है, ये वाला आप कर सकते हो या ऊपर वाला कर देना। ठीक है, सबसे सरल जो है ऊपर वाला ही है, तो आप ये कर देना, ये ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या हैं? इनसे क्या लाभ हैं? अथवा भारतीय कृषि की 4 विशेषताएं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग ये वाला प्रश्न अच्छे से कर पाओगे। भारतीय कृषि की 4 विशेषताएं। ठीक है, हम लोग खेती करने वाले किसान हैं और कृषि से संबंधित हम थोड़ा बहुत तो ज्ञान रखते हैं, तो ये आंसर जो है आप बगैर पढ़े भी आराम से बना के कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, संघवाद क्या है? इसके प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये नहीं आता होगा, मुझे लगता है ये अच्छे से आता होगा। कौन सा? कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव, कैसे हम लोग भेदभाव उनके साथ करते हैं। ठीक है ना, ये तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, जाति के ऊपर भेदभाव कर देते हैं, कभी किसी को, जो आपके मन में आए तो आप कर सकते हो, जो रिलेटेड होना चाहिए महिलाओं के भेदभाव से। किसमें? भारत में। चौथा, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो? वैश्वीकरण क्या है? इसका कोई एक लाभ। ये दोनों प्रश्न आपको आते होंगे। क्या? विश्व व्यापार संगठन, ये भी आता होगा आपको। अथवा वैश्वीकरण क्या है? इनमें से कोई एक लाभ लिखिए। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो आपको ये करना है और 4 अंक अपने झोली में डाल लेना है। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। असहयोग आंदोलन किसने चलाया? इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। 6 अंक का है। तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया? आपके महात्मा गांधी जी ने चलाया है कि नहीं? तो जो भी कारण थे वो आपको लिख देना है। अथवा में आप ये कर सकते हो, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने से कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई? ठीक है, अथवा में आप ये कर दो, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के 4 उपाय बताइए। ठीक है, भूक्षरण वाला आप कर दोगे कि भूमि का जो क्षरण होता है किस प्रकार होता है, ये आप लिख सकते हो। अथवा में वन संरक्षण का अर्थ बताइए तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है। 7वां, संघवाद क्या है? संघवाद की किन्हीं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 अंक आपको मिल जाएंगे। अथवा ये कर देना, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताएं। 8वां, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय समझाइए। 6 अंक के। मुझे लगता है आप ये अच्छे से कर दोगे। ऊर्जा के गेम प्राकृत 4 स्रोतों का वर्णन। ठीक है, तो ये कर देना आप अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने मानचित्र की तरफ। सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अगर इसका सलूशन चाहिए सभी प्रश्नों का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न। आपके 10 अंक के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सही दर्शाना है। सही नाम तथा
हवाई अंक नहीं है तो 1/1/2 अंक निर्धारित हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थल था, तो ये आपको बताना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थल था, कौन सा केंद्र स्थल था? ठीक है, तो वो था आपका कौन सा, बताना है आपको अच्छे से। ठीक है, ये देखो आपको बताना पड़ेगा। ये वाला भाई स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, ये तो आप जानते हो कहाँ है, गुजरात। गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। भाई स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखो आपको मानचित्र में दर्शाना है, जैसे लाहौर है तो लाहौर आपको मानचित्र में दर्शा देना है। भाई स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, तो ये तो आपका साबरमती भी हो जाएगा। साबरमती मतलब कहाँ, अहमदाबाद। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये आपको दर्शाना है। इसके बाद भाई स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो कहाँ तोड़ा था आपका, डांडी। ठीक है, ऐसे करके लिख देना। इसके बाद सविनय अवज्ञा का मुख्य केंद्र स्थल का था, वो आपका साबरमती आश्रम भी था, तो वो था आपका डांडी। ठीक है ना, डांडी। इस तरह से आपके सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही आंसर बताना। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें कुछ डाउट है। ठीक है, तो आप बता देना सही आंसर क्या है, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद आपको 10 दिए गए मानचित्र में किन्हीं निम्नलिखित को दर्शाइए। चाय उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा, राणा प्रताप सागर इस चिन्ह के द्वारा, लाल मिट्टी आपको इस चिन्ह के द्वारा सा, झारखंड के कोयला क्षेत्र गोदावरी इस चिन्ह द्वारा, नागौर सागर बांध आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो आप अच्छे से मानचित्र में करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से आपको करना है, मैं भरना भी आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो आप अभी भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो आप इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा आपको क्या था, डांडी। ठीक है, याद रखेंगे, मैंने सही बताया आप लोगों को। ठीक है, डांडी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थल था आपका डांडी। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।